नमस्कार साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों आज समय वो आ चुका है दोस्तों जिसका आप लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था। हमने आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के लिए एक नया बैच स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों लॉन्च करने जा रहे हैं। और काफ़ी लोगों के दोस्तों कमेंट्स भी आए थे, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए थे हमारे प्यारे भाई बहनों ने कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो रोजगार विद अंकित भाटी सर जी की स्पेशल बुक है, जो कि स्पेशल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल सामान्य अध्ययन की जो बुक है, जो कि स्पेशल आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के सापेक्ष से वह सिलेबस पर आधारित है। यानी कि दोस्तों आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जो से आपके सिलेबस पूछे जाते हैं, जो भी आपके सिलेबस हैं, उन्हीं सिलेबस पर आधारित दोस्तों इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। और इस पुस्तक में आप लोगों को बता दें कि यदि आपने इस पुस्तक को पूर्णतः अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया, कंप्लीट अध्ययन कर लिया, रिवीजन कर लिया दोस्तों, तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यह पुस्तक जो है वो खास तौर से यूपी पुलिस के लिए ही बनी है। इस पुस्तक को मैंने भी दोस्तों पढ़ा है, देखा है, तो इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया है कि जो आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ, इस पुस्तक में बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर आप इस बुक का भी दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दीजिएगा, भर्ती से पहले पहले कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसा कि आपने येलो बुक में करवाया, ठीक वैसे ही दोस्तों आप इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप लोगों को जिस भी पुस्तक का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो मैं ज़रूर करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों काफ़ी लोगों के और भी कमेंट्स आए थे कि सर आप इस बुक का करवा दीजिए, और भी दोस्तों बुक्स हैं उनका भी करवा दीजिए सॉल्यूशन। तो दोस्तों समय उतना ही दोस्तों सीमित है जितना मैं कर सकता हूं। हालांकि सभी क्लासों को एक साथ नहीं लेके चल सकता हूं, क्योंकि दोस्तों क्लासों का रेगुलर होना, कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्लासेस आपकी कंप्लीट होती जाएंगी वैसे दोस्तों आपकी भी जो बुक्स हैं उनका भी सॉल्यूशन कंप्लीट करवाता जाऊँगा। तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी ना करें। अभी जो प्रेजेंट टाइम में आप लोग क्लासें देख रहे हैं इनको देखिएगा, ये भी दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए। आप ये मत सोचिए कि ये स्पेशल यूपी पुलिस की क्लास चल रही है, मेरा तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, ये तो पढ़ना ही बेकार है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों जीके जीएस आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। बुक वही है, सिलेबस वही है, थोड़ा बहुत पैटर्न दोस्तों डिफरेंट करता है। तो आप लोग इस बैच को, आप लोगों के लिए दोस्तों इस बैच को इसीलिए लाया गया कि ताकि आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकें। जो लोग हमारे प्यारे नौजवान साथी हैं येलो बुक से, जो कंटिन्यू हमारे प्यारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का इसमें और भी अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारी पिछली क्लासों को आप देख लीजिए। यदि पिछली क्लासें नहीं देख रहे हैं तो आप लोग स्टार्टिंग से, आज हमारी पहली क्लास हो रही है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसके बारे में, इस पुस्तक की खासियत है और क्या क्या खासियत है, इसमें क्या क्या सिलेबस है, पूरा समझाऊंगा। हो सकता है आज क्लास में जो है आपका पहला दिन है दोस्तों, हो सकता है आपको ज़्यादा थ्योरी ना पढ़ने को मिले, लेकिन आप लोगों का जो स्टार्टिंग डे है, फर्स्ट डे है, तो आप लोग ज़रूर इसको समझिएगा। तो आपको सबसे पहले बता दूं, इस क्लास का जो समय है वो आपको दिया गया रात को 8 बजे। जो आपको येलो बुक का समय है वही समय दोस्तों आपका इसमें भी है। रोजाना रात को 8 बजे आपकी ये क्लास होया करेगी। और ये पूरी बुक का सॉल्यूशन, जैसे आपको येलो बुक कंप्लीट करवाई गई है, ठीक वैसे ही दोस्तों एग्जाम से पहले पहले आपकी ये पूरी बुक का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट 100%। पूरी बुक का सॉल्यूशन होगा पेज बाय पेज कंप्लीट। और इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के भी क्वेश्चन है जो कि आपको रिवीजन के तौर पर दिए गए हैं, उनको भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो ये खाकी बैच इसीलिए दोस्तों आप लोगों के लिए आया है। तो आप लोग कंटिन्यू जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे ही करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं, आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जीएस का हमारा सिलेबस क्या है, किस सिलेबस पे, किस बेस पे दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आपके पास 4 बुक्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं रोजगार वेतन के सर का दोस्तों प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो बुक मुझे पसंद आती है, जिसका कंटेंट मुझे बेहतर लगता है, वही मैं आप लोगों के लिए प्रेफर करता हूँ। आपके पास यदि दूसरी कोई बुक है बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं कि आप मैथ की रोजगार वेतन के सर की ही लें मेरे कहने से।
RS अग्रवाल है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप कोई भी यदि बुक प्रेफर कर रहे हैं तो बस बुक अच्छी होनी चाहिए, आपको सिलेबस उसका समझ में आना चाहिए, चाहे भले ही वो किसी भी प्रकाशन की हो। तो आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सामान्य अध्ययन की ये बुक तो कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं है तो PDF आपको मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा। और इस बुक का कंप्लीट PDF आप लोगों के सामने जल्द ही जल्द दोस्तों टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैथ भी होना जरूरी है, मैथ के साथ साथ आपको दोस्तों 2 बुक होना बहुत जरूरी है। सामान्य हिंदी जो कि स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और ये रीजनिंग की बुक है जो कि रोजगार वेद अंकित सर ने कई समय पहले दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए लॉन्च कर दी थी। तो आप इन पुस्तक को चाहो तो फ्लिपकार्ट से या आप लोग ऑफलाइन बुक स्टोर पर जाके भी परचेज कर सकते हो। तो हमारी जो बुक है वो कौन सी है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के सापेक्ष से पूरी की पूरी बुक सिलेबस पर आधारित ये पूरी की पुस्तक आपको दी गई, जो कि हमारे रोजगार में अंकित भाटी सर द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। ये नवीनतम पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न दिए गए जो कि आपके विगत परीक्षाओं में भी दोस्तों पूछे गए हैं, जो कि अभी तक दोस्तों उत्तर प्रदेश परीक्षा में दोस्तों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, हमें पढ़ना क्या क्या है दोस्तों। ये 226 पेजों का PDF है दोस्तों। तो हमें दोस्तों पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले आप लोग इस विषय सूची को समझेंगे। जब तक विषय सूची नहीं समझेंगे कि हमें पढ़ना क्या है तो दोस्तों पढ़ने से क्या फ़ायदा, पहले आप लोग देख तो लो कि हमें पढ़ना क्या है। तो पहला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास, जो कि आप लोगों के सामने प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट हो रहा है। इतिहास खत्म होने के बाद दोस्तों हम भारतीय संविधान में पढ़ाएंगे आप लोगों को। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान और आपकी भारतीय कृषि। यदि हम इन 5 चैप्टरों की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको मैं येलो बुक में भी दोस्तों कवर करवा चुका हूँ। मैं फिर से आप लोगों को यहीं से स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पढ़ चुके हैं तो दोबारा ना पढ़ाऊँ, दोबारा आपका इसका रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों की यूपी पुलिस प्रतियोगी परीक्षा में GS में और कौन कौन से सिलेबस हैं ये भी देखिएगा। एक तो नया सिलेबस आपका भारतीय कृषि हो गया, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध हो गए, वाणिज्यिक एवं व्यापार, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है। ये भी आपके जो कि साइकोलॉजी टाइप्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक पुलिस का कार्य क्या होता है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक और हैं, जैसे कि दोस्तों आपका भारतीय संस्कृति हुआ, आपकी जनसंख्या पर प्रश्न आते हैं, पर्यावरण एवं नगरीकरण है, शिक्षा के क्षेत्र में कला, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाएं हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991 से संबंधित प्रश्न आते हैं, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, राष्ट्रीय संगठन है हमारे और इंटरनेशनल संगठन है हमारे अंतर्राष्ट्रीय, विमुद्रीकरण और उनके प्रभाव, वस्तु एवं सेवा कर GST, साइबर अपराध हैं, पुरस्कार और सम्मान, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो अभी तक किसको दिए गए हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार हैं हमारे, और आपके देश राजधानी मुद्रा, जो कि मैं आपको अभी बता के आऊँ कि आपके सभी एग्जामों में पूछी जाती हैं। देश, किस देश की क्या मुद्रा है, किस राज्य की कौन सी मुद्रा है, क्या कैपिटल है, पुस्तकें एवं उनके लेखक हैं, महत्वपूर्ण दिनों की सूची की कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, अनुसंधान एवं उनकी खोजें, और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। और इनमें से आपके जैसे कि आपका पुरस्कार और सम्मान हुआ, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हुए, राष्ट्रीय देश राजधानी मुद्रा, पुस्तक लेखक और महत्वपूर्ण दिनों और अनुसंधान खोजें, ये तो मैं आपको स्टैटिक्स जी के येलो बुक में भी पढ़ा चुका हूँ। तो कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों ने उन क्लासों को भी देखा, और फिर से दोस्तों आपका एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस खाकी बैच में शानदार दोस्तों आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, तो ये आपके क्या है दोस्तों, ये आपके सिलेबस था, आपका स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है ये। आप ये मत समझिएगा कि दोस्तों ये आप कर रहे हैं किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो आप लोग इन टॉपिकों को पढ़ें। तो ये आपके दोस्तों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ टॉपिक्स इसमें भी आपके इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ आपके इसमें स्पेशल यूपी पुलिस के लिए ही दिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वैसे भी आपकी यूपी पुलिस की भर्ती बहुत ही जल्द दोस्तों देखने को मिलेगी। अभी कोई भी डेट कन्फर्म नहीं हुई है, जैसी कोई डेट आएगी तो उस पर भी एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो ये आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि अपना इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो इसका PDF डाउनलोड कर लेना आप लोग। चलिए, तो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का हमारा पहला टॉपिक है, और ये हमारा पहले टॉपिक के साथ साथ हमारी दोस्तों ये फर्स्ट क्लास है दोस्तों खाकी बैच की। चलिए दोस्तों, आज फर्स्ट डे था, तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस बुक के बारे में समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि कौन कौन से टॉपिक दोस्तों आपको कवर करने हैं, कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, और किस प्रकार की बुक है जो कि किस पैटर्न पर आधारित है, यही दोस्तों समझाना था। इस वजह से दोस्तों इस क्लास में थोड़ा सा समय लिया हमने, लेकिन अब आप लोगों की जो क्लास है वो सीधे सीधे टॉपिक पर आपकी चर्चा होगी, क्योंकि इस क्लास को, इस बुक को मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना है। तो चलिए दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा इतिहास, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले तो आप लोग सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे,
पहला पॉइंट आप लोगों के सामने दोस्तों दिया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। कौन सा दिया गया है दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल। चलिए प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया है, आपको आंसर करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और दोस्तों नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है दोस्तों आपका 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक आपका रहा है। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक रहा है। नवपाषाण काल का 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक रहा है। आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल से यदि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब बात करेंगे जो आपके 3 भागों में विभक्त किया गया। पहला कौन सा था आपका दोस्तों? पुरापाषाण काल। कौन सा था दोस्तों? पुरापाषाण काल। पहला है पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। आपका प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में था, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और आपके पुरापाषाण काल को भी दोस्तों 3 भागों में विभक्त कर दिया गया। अब पुरापाषाण काल के कौन कौन से 3 विभाजन है दोस्तों? इनमें भी है आपका निम्न पुरापाषाण काल। कौन सा दोस्तों? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इनको भी दोस्तों 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो अब इनके 3 भागों में जो विभक्त किया गया, तो सबसे पहले हम जानेंगे निम्न पुरापाषाण काल के बारे में कि निम्न पुरापाषाण काल क्या था। चलिए इसमें दोस्तों पहला पार्ट दिया गया है आप लोगों के लिए। यह काल कौन सा? निम्न पुरापाषाण काल अधिकांशतः हिमयुग में ही बीता है। हिमयुग यानी कि दोस्तों हम बोल सकते हैं शीत ऋतु के समय, शीत युग में, हिमयुग में ही बीता है। इस काल में कुल्हाड़ी, विदारणी और खंडक, जिसको हम चापर या गड़सा जिसको गांव में बोल देते हैं देसी भाषा में गड़सा, तो उसी को हम बोलते हैं गंडासा, इसका प्रयोग होता था। किस युग में? हिमयुग में। निम्न पुरापाषाण काल के समय कुल्हाड़ी, खंडक और गंडासा आदि का प्रयोग करते थे। इसी काल में स्थल वर्तमान पाकिस्तान के सोहन घाटी एवं तमिलनाडु में पाए गए हैं। दोस्तों जो आपके निम्न पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं वो आपके पाकिस्तान के सोहन घाटी इलाके में और तमिलनाडु क्षेत्र में दोस्तों इनके जो है अवशेष या स्थल पाए गए हैं निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न। इस समय मनुष्य गंगा और यमुना के मैदान एवं सिंधु की कछारी मैदानों में नहीं बसा था और कृषि का ज्ञान भी नहीं था। दोस्तों इससे पहले दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य गंगा और यमुना के जो मैदान हैं, सिंधु के कछारी क्षेत्र हैं, उनमें दोस्तों उनका रहना या उनका रहन सहन या उनका जो शहरी निवास है, ग्रामीण निवास है, उनका कुछ भी नहीं था और उन्हें कृषि के बारे में भी ज्ञान नहीं था कि कौन सी फसल है, गेहूँ क्या होता है, जौ क्या होते हैं, मक्के क्या होते हैं, इनको किसी भी दोस्तों कृषि प्रकार की कृषि का ज्ञान नहीं था। उसके बाद दोस्तों आपका आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में उपकरणों में आपका चापर, ब्लेड, बोधक, ब्यूरिन और चांद्रिक, स्क्रेपर तथा छिद्रक हैं। ये कुछ उपकरण थे दोस्तों जो कि मध्य पुरापाषाण काल के समय थे। इस काल में फलकों की सहायता से बेधनी, छेदनी, खुरचनी जैसे उपकरण बनाए गए। यानी बेधना यानी किसी चीज़ को भेदना, किसी चीज़ में छेद करना, किसी चीज़ को खरोंचना, इस प्रकार के दोस्तों उन्होंने उपकरण बनाए थे। इसके बाद अगला पॉइंट है, उन्हीं फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। जब इन्होंने दोस्तों ये 3 फलक बनाए, खुरचनी और आपका भेदनी, छेदनी, तो उसी प्रकार दोस्तों उस मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाने लगा, या हम कह सकते हैं कि फलक संस्कृति का निर्माण हुआ। चलिए अगला प्रश्न है उच्च पुरापाषाण काल। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में क्या हुआ दोस्तों? इस काल में आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सैपियंस, या हम कह सकते हैं कि होमो सैपियंस जो है दोस्तों ये
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है? कौन सा दोस्तों साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का? मानव का यदि आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो इसी काल में, किसमें, उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक रूप से मानव का उदय हुआ, मानव का निर्माण हुआ, होमो सेपियंस का निर्माण हुआ। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए, फर्स्ट डे है हमारा दोस्तों। हो सकता है आज के इस सेशन में कम ही दोस्तों थोड़ा पढ़ने को मिले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप लोग चिंता ना करें दोस्तों, आपकी लगभग बहुत ही जल्द दोस्तों समय में आपकी बुक कंप्लीट करवाऊंगा मैं, बहुत ही जल्द। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस काल के मानवों की गुफाएं दोस्तों भीमबेटका से मिली हैं, और जिनमें से विभिन्न कालों की चित्रकारी भी हमें देखने को मिलती हैं। और भीमबेटका गुफा की जो खोज है दोस्तों, वो किसने की थी और कब की थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट बनाएंगे। इसकी खोज दोस्तों 1958 ईस्वी में B.S. वाकड़कर ने की थी। किसने दोस्तों? B.S. वाकड़कर ने 1958 में भीमबेटका गुफा की खोज की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑरेंजिनेसी, पेरिगॉर्डियन, सोलूत्रियन, मगदोलिनियन संस्कृति इस काल से संबंधित हैं दोस्तों। ये दोस्तों कुछ संस्कृतियाँ थीं जो ऑरेंजिनेसी, पेरिगॉर्डियन, सोलूत्रियन, मगदालिनियन, ये दोस्तों ये क्या थी, एक संस्कृतियाँ थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहदा नाला। लोहदा नाला बेलन घाटी जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से करता है सुनिएगा, कि पशु की हड्डी से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो आपको ऑप्शन दोस्तों 3 प्रकार से दे सकता है। एग्जामिनर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको उसने जो ऑप्शन है वो किस प्रकार से दिया। आपको 3 प्रकार से ऑप्शन देगा, तो आपको 3 आंसर जो है आपको याद होने चाहिए। पहला जो मैक्सिमम आपको एग्जाम में देगा वो देगा लोहदा नाला। कौन सा देगा? लोहदा नाला। और लोहदा नाला है कहाँ आपका? ये दोस्तों बेलन घाटी में स्थित। तो हो सकता है आपको लोहदा नाला देके बेलन घाटी दे दे, और बेलन घाटी कहाँ आपके उत्तर प्रदेश में स्थित, आपको बेलन घाटी लोहदा नाला ना देके आपको उत्तर प्रदेश राज्य का नाम भी दे सकता है। यानी कि पशु की हड्डी से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? लोहदा नाला से। पशु की हड्डी से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी से। पशु की हड्डी से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? उत्तर प्रदेश से, या उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से। तो आप लोग ना है तो क्वेश्चन को ऐसे ही दोस्तों हमेशा रिपीट करके पढ़ा करें, ताकि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट, कोई भी संशय ना रहे। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल। हमारा यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है। मध्य पाषाण काल कैसा था दोस्तों? यह काल पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल दोनों की सम्मिश्रता, यानी कि दोनों के मिलाकर विशिष्टताओं का प्रदर्शन करता है मध्य पाषाण काल। इस काल में दोस्तों पेड़ पौधे, जीव जंतु में परिवर्तन हुए मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ है। दोस्तों मध्य पाषाण काल में आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनमें होने वाले परिवर्तन और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ, यानी कि ये लोग उन क्षेत्रों में आगे बढ़े हुए हैं। वो समझने लगे कि ये पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, इनमें दोस्तों थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। और मध्य पाषाण काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोर कर पेट भरते थे। देखिए दोस्तों उस समय दोस्तों उन्हें ज्ञान कम था, क्योंकि उस समय दोस्तों मानव की एक तरीके से उत्पत्ति हुई थी। तो जब किस चीज़ की उत्पत्ति होती है उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं रहता है। धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया वैसे ही दोस्तों हमारी जानकारियाँ बढ़ती गई। पहले दोस्तों खाने के लिए जो भी मिल जाता था वो खा लेते थे, शिकार करते थे, एक दूसरे पर निर्भर थे। मछली को पकड़ा, मछली को खा गए। खाने वाली और भी वस्तुएं जो कि आपके फल, कंद मूल, फल जो भी होते थे आपके, उन्हीं को खाते थे। कोई घास तो कोई पत्ती, इन्हीं से अपना पेट भरते थे। किस काल के लोग? मध्य पाषाण काल के लोग। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता गया उन लोगों की सोचने और समझने की भी क्षमता बढ़ने लगी। इस काल में तो पत्थरों के लघु उपकरण बनाए गए, छोटे छोटे उपकरण बनाए गए, नुकीले पत्थर बनाए गए, वो भी किसके लिए? शिकार करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। और इस काल में प्रक्षेपात्र तकनीकी का विकास हुआ। प्रक्षेपात्र यानी कि दोस्तों आपका एक प्रक्षेपात्र तो मिसाइल वगैरह को भी बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र, तो इसका विकास हुआ। लेकिन उस टाइम मिसाइल्स नहीं चलती थी, लेकिन उस तकनीकी का, उसी से रिलेटेड एक तकनीक का निर्माण हुआ। इसी तकनीकी से आगे तीर कमान का विकास हुआ। दोस्तों उसी तकनीक से जब उन्होंने देखा कि हम हाथ में जैसे मान लेते हैं कोई एक नुकीला पत्थर का, उन्होंने एक पदार्थ बनाया और उसने फेंक कर उससे एक जानवर को दोस्तों मारा। मान लो जानवर मर गया, तो उस समय क्या होता है जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं ना, तो हमारे मन में ऑटोमेटिक दोस्तों एक क्वेश्चन उठता है कि हमने इसको मारा
फेंक कर, यानी कि वो तेज गति से वो पत्थर जो है, हथियार है, जो भी औजार है वो गया और उससे दोस्तों हमारा शिकार कंप्लीट हुआ, यानी कि जो भी जानवर था वो मर गया। और जिसकी जो गति थी, यदि वो उस गति को उसने पहले पीछे खींचा उसके बाद उसने मारा, तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही हम एक तीर कमान बनाए, धनुष, उसका फिर बाद में नाम दे दिया गया। तो उन्होंने उस तरीके से उपकरण बनाए तीर कमान जैसा, तो वो भी दोस्तों सेम काम किया। तो वहीं से धीरे धीरे उनका विकास होने लगा। फिर आगे आगे इसी काल से आपके तीर कमान का भी निर्माण हुआ, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ जो आपके मन में भी डाउट रहता है तो आप लोग भी टीचरों से, अपने क्लास टीचर से क्वेश्चंस करते हो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासों में। जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, यदि किसी चीज़ में डाउट रहता तब भी आप क्वेश्चंस करते हो। तो ऐसे ही दोस्तों उस टाइम भी लोगों के मन में प्रश्न उठते थे। अगला आता है दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कहा गया है कि विश्व स्तर पर इस काल की शुरुआत हुई, जो कि 9000 ईसा पूर्व से होती है। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में एच सी मैस्यूरर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त हुआ। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। कहा जाता है कि बताइएगा नवपाषाण काल विश्व स्तर पर, क्वेश्चन देखिए कैसे करेगा आप जनरल, बताएंगे कि नवपाषाण काल का प्रथम प्रस्तर किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ, तो आपको आंसर हो जाएगा टोंस नदी की घाटी से। अलग हटके क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोंस नदी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश की टोंस नदी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जो कि टोंस नदी है, यह घाटी से आपका नवपाषाण काल जो है, वहाँ का जो प्रमुख प्रस्तर है, उपकरण है, वो कि 1860 ईस्वी में एच.सी. मैस्यूरर ने इसकी खोज की। अगला प्रश्न, इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु थे कश्मीर, सिंध, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि और भी दोस्तों कुछ राज्य हैं। इन सभ्यताओं के दोस्तों ये मुख्य केंद्र बिंदु थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट कहता है प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित कच्छी मैदान में ढोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान में कृषि का प्रारंभ हुआ। मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि का प्रारंभ हुआ और इस काल की सभ्यता के लोगों ने अग्नि का प्रयोग भी कर दिया। तो आपसे एग्जामिनर तभी तो क्वेश्चन पूछता है कि अग्नि की खोज किस काल में हुई, आग की खोज किस काल में हुई, तभी तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है। तो आपका आंसर हो जाता है नवपाषाण काल में। आग की खोज कभी दोस्तों नवपाषाण काल में हुई, तभी तो एग्जामिनर आपसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करता है कि आग की खोज कब हुई, नवपाषाण काल में। और आग की खोज कैसे की इन्होंने, पत्थर से पत्थर रगड़कर आग इन्हें प्राप्त हुई, तो उन्हें आग की खोज उन्होंने नवपाषाण काल में ही की थी। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। कुंभकारी जो है दोस्तों वो सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है और इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर और औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वो लोग दोस्तों नवपाषाण के लोग पॉलिशदार पत्थर और औजार हथियार का निर्माण करते थे। अगला पॉइंट दोस्तों आता है मध्य पाषाण कालीन के जो स्थल हैं, राज्य हैं, वो किस राज्य में और उनकी क्या विशेषताएं रही हैं, इन पर भी दोस्तों थोड़ा फोकस करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों आप लोगों के सामने है आदमगढ़। आदमगढ़ दोस्तों आपका ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और वहाँ की विशेषता रही है दोस्तों प्रारंभिक आवास का यहाँ से संकेत मिलता है। बागौर दोस्तों आपका राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से दोस्तों प्रारंभिक पशुपालन का संकेत मिलता है। सराय नाहर राय ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित, ये भी आपको याद रखना है। महदहा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि एकल एवं युग्म समाधान से वाकिफ है। अगला है आपका वीरभनपुर दोस्तों आपका ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि उपकरण में काठ का दस्ता लगाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ दोस्तों आपका बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठाता है, पूछता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। अगला प्रश्न है चिरांद जो है दोस्तों ये आपका बिहार में स्थित है, वहाँ से दोस्तों सींग से निर्मित उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। सींगों से जो उपकरण बनाते थे उनके साक्ष्य दोस्तों चिरांद बिहार से मिले हैं। गुप्फकराल जो है दोस्तों ये आपका कश्मीर में स्थित है, यहाँ से आपके गर्त आवास जले हुए दाने की प्राप्ति हुई है। तो गर्त आवास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और वो खास तौर से यूपी के एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, गुप्फकराल कश्मीर से। अगला पॉइंट
बुर्ज होम, ये भी आपका दोस्तों कश्मीर में पड़ता है। यह मनुष्य के शव के साथ पालतू पशु कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य, यानी कि दोस्तों मनुष्य के जो शव हैं और उनके पालतू पशु जो कुत्ते हैं उनके भी साक्ष्य जो हैं दफनाए गए, तो वो दोस्तों आपके कहाँ से मिलती है? बुर्ज होम से। इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, आपके एग्जाम के आए हुए सभी प्रश्न हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों नागार्जुन कोंडा। एनाकोंडा मत समझ लेना दोस्तों, एनाकोंडा मत समझ लेना, नागार्जुन कोंडा है दोस्तों। यह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह नवपाषाण काल का युग्म का समाधान का साक्ष्य मिला है दोस्तों, यानी कि 100 के जो साक्ष्य हैं यहाँ से भी दोस्तों इन्हें प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हैवा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपकी दोस्तों कृषि से संबंधित धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इन्होंने पता किया कि हाँ कोल्डी हवा में धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं कि धान की खेती भी की थी। नेक्स्ट है दोस्तों चौपनी मांडो। चौपनी मांडो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो कि विश्व के प्राचीनतम मृदभांड की प्राप्ति हुई है दोस्तों। विश्व के प्राचीनतम मृदभांड की प्राप्ति कहाँ से हुई है? चौपनी मांडो से। यह आपके किस राज्य से बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आपको यहाँ से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट तथ्य हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो ज़रूर होंगे। तो इसकी जो चर्चा है हम आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज हमारे पास समय जो है दोस्तों बहुत ही कम है। लगभग 25-26 मिनट की क्लास आपकी दोस्तों हो चुकी है। तो आज की जो क्लास है हम दोस्तों यहीं तक रखेंगे। आज हमारा फर्स्ट डे था दोस्तों, इसलिए आपका जो सेशन है आज मेरा स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग ना दोस्तों बहुत समय से दोस्तों कमेंट कर रहे हो कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य जी के आप कब से स्टार्ट कर रहे हो, कोई डेट ही बता दो। तो मैंने आपको डेट 25 तारीख तक की डेट आपको दी थी। तो आज की डेट के समय ही आपको लोगों के आज हमारा फर्स्ट डे था, तो आप लोगों का आज स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट डे था, आज स्टार्टिंग डे था। तो आप लोगों को समझना और कौन कौन से हमें सिलेबस पढ़ने हैं ये भी आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। सिलेबस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आप लोगों को ये सिलेबस बताना। तो आप लोगों के दोस्तों सारे सिलेबस पता हो गए हैं। तो आप लोगों की ये बुक और रोज़ाना रात को 8 बजे आपकी टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर डेली आपकी दोस्तों लाइव चलेगी और आपकी दोस्तों पेज बाई पेज बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अब आप लोगों की जो क्लास आज की जो क्लास है यहीं से ऑफ होगी और नेक्स्ट डे जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी वो महत्वपूर्ण तथ्य से ही स्टार्ट होगी। बस सेम सेशन आपका येलो बुक जैसा चलेगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जैसा देते आए, बस वैसा ही आप लोग कंटिन्यू आप लोग देते रहें। बस वीडियो को शेयर करते रहें और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के कहने से ही दोस्तों इस कंटेंट को, इस बैच को मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। आप जैसा बोलेंगे मैं आपके लिए वैसे ही दोस्तों कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। जितना और भी बेहतर हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग इस बुक को, इस क्लास को जरूर देखिएगा दोस्तों शुरू से। यदि आप लोग, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है और आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे, तो आपको आने वाली यूपी पुलिस प्रतियोगी परीक्षा में जीएस में आपको कोई भी दोस्तों प्रश्न से दिक्कत नहीं होगी। बेहतरीन आप स्कोर करके आओगे 38 प्रश्नों में। तो चलिए दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुँचता रहे। और जल्द ही दोस्तों आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इस उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन की बुक का कंप्लीट पीडीएफ आपको प्राप्त करवा दिया जाएगा। तो आप लोग कुछ समय का इंतजार करें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप को, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं हम आप लोगों से। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी टॉपिक में बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।